चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो 2 क्लास अपन पढ़े इसमें क्या क्या पढ़े एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वी स्टार्टेड विद चार्ज, है ना। चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज का सिंबल क्यू, है ना। और इसका एक फॉर्मूला डिराइव किया था अपन n into e, है ना, where n is the number of electrons and e was the charge of 1 electron। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 into चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज आता है। Q क्या था? Q was the total charge, n was the number of electrons and e is the charge on 1 electron। इसकी वैल्यू क्या होती थी? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कूलम was the unit of charge। ठीक है, तो ये एक पार्ट हमने देखा था। फिर इसी चार्ज को अगर मुझे मूव करवाना है तो आई हैव टू डू सम वर्क, और उसी वर्क को हम क्या बोल रहे थे? पोटेंशियल। अगला क्वांटिटी हमने पढ़ा था पोटेंशियल। दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय V, और इसका मतलब क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज जूल पर कूलम या Jc रेज टू -1। और इसी को हमने क्या नाम दिया था? का यूनिट क्या हो जाएगा? क्लियर है ये? ठीक है, इसी में पोटेंशियल डिफरेंस भी देखे थे। ठीक है, वो भी यही था, बस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था वो। ठीक है, हमने ये देखा था कि पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को हम क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल बॉडी बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी को हम लो पोटेंशियल बॉडी बोलते हैं। एंड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये देखा था हमने। और करंट तभी फ्लो करेगा जब 2 पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने वो बकेट का एग्जांपल बताया ना कि बकेट में पानी एक तरफ से दूसरी तरफ तक तभी जाएगा जब तक वो पानी का लेवल ऊपर नीचे, जहां दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा तो पानी का फ्लो करना बंद हो जाएगा। वैसे ही कुछ यहाँ भी होगा, समझ रहे हैं? उसके बाद एक क्वांटिटी अपन देखे थे करंट। करंट देख लीजिए ना, डिनोटेड बाय आई। ठीक है, एंड अच्छा एक चीज और इसमें अपन जो पढ़े थे वो था वोल्ट मीटर, है ना। इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कमिंग बैक टू करंट। करंट क्या था? I is equals to Q by T, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मूविंग चार्ज से ही करंट बनता है। ठीक है, जब तक आपका चार्ज मूव नहीं करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अपन चार्ज को मूव करा रहे हैं, और वो कितने देर में मूव कर रहा है वो बताया कि कितना करंट आपके सर्किट में है। तो I is equals to Q by T, या फिर आप कूलम पर सेकेंड ले लो, और इसी को हमने क्या नाम दिया था? एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, वोल्ट वाज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, एंड कूलम वाज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहां से अपना तीसरा फॉर्मूला आ गया था। एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, एंड तीसरा ये। ठीक है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या था? एमीटर। मैंने आप लोगों को दिखाया था एमीटर अलग से, वोल्ट मीटर फिर एक मल्टीमीटर दिखाया था कि हम एक ही मीटर में सब चीजें नाप सकते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर दिखाया था वो एनालॉग जैसा था, और जो मैंने डिजिटल जो मल्टीमीटर दिखाया था वो डिजिटल मल्टीमीटर देखा था। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो चुका है, राइट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हैंड डाल देना, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज को फ्लो होने के लिए एक पाथ चाहिए, जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर विल अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू देम, इंसुलेटर्स अलाउ नहीं करेंगे करंट को पास होने से। ठीक है, तो इन कंडक्टर से ही मिला के हम एक सर्किट बनाते हैं। वो सर्किट
क्लोज होना चाहिए। सर्किट का मतलब एक पाथ होता है जहां से करंट फ्लो होके जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है? इट इज अ पाथ थ्रू विच करंट विल फ्लो, दैट इज नोन एज सर्किट। और ये क्लोज होना चाहिए। अगर कहीं से भी ये सर्किट खुला हुआ रहा, ओपन रहा, तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसका डेफिनेशन लिखना। द कंडक्टिंग पाथ, द कंडक्टिंग पाथ, द कंडक्टिंग पाथ, पाथ कंडक्टिंग होना चाहिए ना। अगर वो पाथ कंडक्टिंग नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा? बिकॉज कंडक्टर ही है जो फ्लो होने देता है, इंसुलेटर तो रोक देगा उसको। ठीक है, तो द कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच एन, थ्रू विच एन, द कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच एन electric current can flow, through which an electric current can flow, through which an electric current can flow, is called an electric circuit, is called an electric circuit, is called an electric circuit. ठीक है, ओके। अभी सर्किट हम बनाएंगे कैसे, ध्यान देना। आपको जैसे फॉर एग्जांपल बल्ब बनाना है, स्विच बनाना है, आपको एक बल्ब का सर्किट बनाना है। उसमें क्या क्या चीजें रहनी चाहिए? एक सोर्स रहना चाहिए जो उस बल्ब को करंट प्रोवाइड करेगा, वायर्स रहने चाहिए जिसमें वो करंट फ्लो के जाएगा, बल्ब रहना चाहिए जिसको जलाना है, और स्विच रहना चाहिए कि हम कंट्रोल कर सके कब जलाना है कब बंद करना है, अदरवाइज वो बल्ब हमेशा जलता रहेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये चार बेसिक चीजें हैं। एक सोर्स जिससे करंट निकलेगा, वो एक सेल हो सकता है, एक बैटरी हो सकती है। सेकेंड, वायर्स होंगे। थर्ड, वो खुद जिसको जलाना है, अगर आपको बल्ब जलाना है तो बल्ब, अगर फैन चलाना है तो फैन। एक लोड होगा, लोड, दिस इज नोन एज लोड, जिसको हम करंट के थ्रू चलाएंगे, तो क्या बोलते हैं हम? लोड, LOAD। ठीक है, तो बल्ब इज अ काइंड ऑफ लोड, फैन इज अ काइंड ऑफ लोड, दिस स्क्रीन इज अ काइंड ऑफ लोड। जितने भी डिवाइसेस हमारे घर में लगे हैं ये सब क्या कहलाते हैं? लोड, जिनको करंट मिलता है तब ये चलते हैं। समझ रहे हैं? और चौथी चीज स्विच। ये चार चीजें हमारे सर्किट में रहनी चाहिए। अब हम क्या सबका डायग्राम थोड़ा बनाते रहेंगे कि बल्ब बनाना है तो अपन बल्ब बनाएंगे प्रॉपर बैठ के, या स्विच बनाना है तो मैं एक स्विच बनाऊंगा बैठ के, इस टाइप का मैं ड्रॉ करूंगा डायग्राम। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टू अवॉइड दिस, ये डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए हम हर एक चीज के लिए कुछ सिंबल बनाते हैं। जैसे अगर मुझे बैटरी बनानी तो मैं हर बार ऐसा पेंसिल सेल थोड़ा बनाऊंगा बैठ के। समझ रहे हैं? तो एक सेल या एक बैटरी को भी अपन कुछ ना कुछ सिंबल दे सकते हैं, उन सिंबल को यूज करके हम सर्किट बना सकते हैं। वायर बार बार मैं ऐसे तो बनाऊंगा कि ये वायर है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो सर्किट को अपन उसके कुछ सिंबल्स की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिखना, टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम, to draw a circuit diagram, standard symbols have been developed for different components. Standard symbols have been developed for, sorry, to draw a circuit diagram. Standard symbols have been developed for different components. For different components. ठीक है, components, different components. ठीक है, एक टेबल बनाना, इस टेबल में आपके दो कॉलम रखेंगे, एक नेम और एक सिंबल। चलो जल्दी से आते बनाते चलो। यो, हाँ, कितने लिखेंगे मतलब? तो रो बढ़ाते जाना, नीचे से क्या होगा, लिखते जाना है। हाँ, इधर बैठना, मुझे बाहर निकल, अंदर चलो।
अब नेम लिखते चलना और उसका सिंबल, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट सेल, सेल सेल, ये बायो वाला सेल नहीं है ना, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। इसका एक सिंबल बनाना, इसको दिखाने के लिए हम ऐसा दिखाते हैं। ये 8 में पढ़े होंगे ना आप लोग। एसी करंट को कैसे ठीक है, डीसी ये डीसी है, ठीक है। सेल से तो डीसी मिलेगा, ठीक है, क्लियर है ये। Okay. अब अगर एक सेल से काम नहीं चलता है, मान लो ये सेल आपका 1.1 वोल्ट का है, इसका पोटेंशियल कितना है 1.1 वोल्ट, बट मुझे अपने जो डिवाइस को चलाना है उसको 5 वोल्ट चाहिए, जैसे हमारे चार्जर को भी 5 वोल्ट चाहिए रहता है ना, तो हमारा चार्जर रहता है वो 5 वोल्ट चाहिए रहता है उसको, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेल से काम नहीं बनेगा, तो हम सेल्स को बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे। बैक टू बैक कहने का मतलब पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, फिर तीसरे का नेगेटिव चौथे के पॉजिटिव के साथ, एंड सो ऑन, जब तक मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। मुझे जितना पोटेंशियल चाहिए जब तक वो पूरा अचीव नहीं हो जाता, हम ऐसे सेल्स को सीरीज में लगाते रहेंगे, और उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, बैटरी, ठीक है। तो सेकंड लिखना बैटरी, सेकंड इज बैटरी। इसको दिखाने के लिए ठीक है, बैटरी, चलो थर्ड लिखना, थर्ड कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स। बार बार वो कोएक्सियल केबल तो नहीं बनाएंगे ना ऐसा सिलेंडर शेप में बार बार, समझ रहे हैं। तो कोएक्सियल वायर दिखाने के लिए हम सिंपल एक लाइन बना देंगे, ये वायर हो गया, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कोएक्सियल कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। फिर एक और लिखना, कनेक्टिंग वायर्स ब्रैकेट में जॉइंड टुगेदर, या जॉइंड बस लिख लेना, कनेक्टिंग वायर्स जॉइंड, कनेक्टिंग वायर्स जॉइंड। कई बार ऐसा होता है ना कि एक आया है वायर, हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम एक को इधर लेके जाएंगे और यहाँ से एक और वायर को उससे कनेक्ट करके इधर भेज देंगे, इसको जॉइंट बोलेंगे, समझ रहे हैं। इसको हम दिखाएंगे ऐसे सर्किट में, ये वायर इस वायर के साथ जॉइंट है, उसके लिए अपन ऐसा एक डॉट बना देंगे, दिस डॉट शोज कि ये दोनों वायर आपस में कनेक्टेड, समझ में आ रही बात। मतलब अगर इधर ध्यान देना एक बार, अगर कोई करंट नीचे से ऊपर जा रहा होगा, ध्यान देना इस चीज को ना, तो यहां आने के बाद वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चौराहा जैसा है, एक चौक होता है ना, तो चौक में अगर गाड़ी यहाँ से आ रही है तो उनके पास तीनों रास्ते जाने के लिए, यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। तो ये कनेक्टेड अपन ऐसा कुछ दिखाते हैं इसको, समझ रहे हैं, कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। अब अगर फ्लाईओवर दिखाना है, फ्लाईओवर पे भी फ्लाईओवर नीचे की रोड से कनेक्टेड नहीं होता ना, ऐसा रहता है, ऊपर से जाता है वो तो अगर मुझे ऐसे वायर्स दिखाने हैं जो कि जॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक दीज वायर्स, ये दोनों जॉइंट है क्या, ये ब्लैक वाला और ये व्हाइट वाला वायर जॉइंट है क्या, नहीं है ना, बट ये एक दूसरे के ऊपर से गए हैं ना, तो कनेक्टिंग वायर्स विच आर नॉट जॉइंट, तो ब्रैकेट में लिखना कनेक्टिंग वायर्स नॉट जॉइंट, कनेक्टिंग वायर्स नॉट जॉइंट, ठीक है। अब उनको कैसे शो करेंगे, देखो मान लो ये रहा एक वायर, और एक वायर इसी के ऊपर से जा रहा है बट वो कनेक्टेड नहीं है, तो हम यहां तक उसको ऐसे बनाएंगे और उसके बाद यहां से इसको ऐसे जंप करवा देंगे, एक जंपर, समझ में आ रहा है, हाँ, ये फ्लाई ओवर, हाँ वही तो है जंपर वायर, हाँ
वो वाले क्या होते हैं, ऊपर वाले एक जैसे ही होते हैं, जो हम ऐसे भी सर्किट में बनाते हैं, तो ये चीज। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट 6 लिखना अगला, रजिस्टर। रजिस्टर, रजिस्टर, इसको अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं रजिस्टर को। हाँ, चलिए। क्या है? क्या है? हाँ, नेक्स्ट रजिस्टर। देखो रजिस्टर एक कंपोनेंट है, प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? आपके रजिस्टर्स। तो रजिस्टर एक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, और जो उसकी प्रॉपर्टी का नाम है वो रेजिस्टेंस है। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में भी। ठीक है, तो इसका सिंबल बना लेना, ऐसा एक जिगजैग लाइन बनाएंगे, दिस इज रजिस्टर। रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे अभी कुछ लोग पढ़ेंगे कैसे, फिर कुछ बताऊंगा। अच्छा फिर ये क्या होता है, फिर दो क्या होता है, चलते रहेगा नेवर एंडिंग। थोड़ा सब्र करोगे तो इस चैप्टर के एंड तक सब क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब ये इसका सिंबल हो गया रजिस्टर। ठीक है, ओके नेक्स्ट, वेरिएबल रजिस्टर। 7th नंबर लिखना, वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर, देखो रजिस्टर का बेसिकली काम क्या होता है ना, कि आपके सर्किट में करंट को लिमिट करता है। अभी के लिए समझ के चलो कि जैसे ये एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये बैटरी जो है 5 वोल्ट की है, ये सेल 5 वोल्ट का है, और ये करंट जो है ना ये 2 एम्पियर का दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर का करंट ये बैटरी या ये सेल प्रोवाइड कर रहा होगा। बट मेरा जो बल्ब लगा है यहाँ पे, उसको ना 1 ही एम्पियर करंट चाहिए। देखिए 2 एम्पियर तो उसको खराब कर देगा, एक्सेस में ज्यादा करंट चला जाएगा तो अपन वो डिवाइस जल जाता है ना। तो टू अवॉइड दिस हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देंगे, और रजिस्टर ऐसा लगाएंगे कि उस करंट को वो 2 एम्पियर को कम करके 1 एम्पियर ही जाने देगा। मतलब ये अब ये जो सेल है ना, ये 2 एम्पियर करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, कि हमने बीच में रजिस्टर लगा दिया। दिस रजिस्टर विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट, और वो करंट 2 एम्पियर से कम होकर 1 एम्पियर में आ जाएगा। उसी अकॉर्डिंग अपन इस वैल्यू को चूज करेंगे ना। रजिस्टर की अलग अलग वैल्यूज के रजिस्टर मार्केट में मिलते हैं, हमें क्या की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हम उसके हिसाब से अपने सर्किट में लगाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन, है ना? तो अगर मान लो आपके सर्किट में आपने ये लगा दिया, कल को आपने बल्ब कुछ ऐसा लेके आए जिसको 2 एम्पियर करंट की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, फिर से रजिस्टर निकालोगे क्या? आप सर्किट में कुछ लगा देते हो तो वो सोल्डर हो जाता है। सोल्डरिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप कंपोनेंट को आपके सर्किट बोर्ड में फिक्स कर देते हो, मतलब उसको प्रॉपर मेल्ट करके चिपका देते, जस्ट लाइक वेल्डिंग। वेल्डिंग करते हैं ना, तो वैसी सोल्डरिंग होती है सर्किट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो आपको कुछ पीसीबी बोर्ड अगर देखें, कभी मदरबोर्ड देखें, कंप्यूटर पर अगर पीछे देखोगे कितना सारा वो आपको सिल्वर कलर के डॉट्स और डॉट्स ऐसे दिखते होंगे, तो एक्चुअली सोल्डरिंग है।
समझ रहे? तो आप एक बार सर्किट में कंपोनेंट को फिक्स कर दोगे ना तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। डीसोल्डरिंग भी करते हैं बट उससे आसपास की चीजें, आसपास का सर्किट भी डैमेज हो सकता है। तो टू अवॉइड दिस हम यहाँ पे एक ऐसा रजिस्टर लगा दे जिसके रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकें। अभी जो अपन पीछे बनाए थे ना, ये एक फिक्स रेजिस्टेंस है। ये क्या है? एक फिक्स रेजिस्टेंस है। अब आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बट हमें कुछ एक ऐसा रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं अपने सर्किट में जिसके रेजिस्टेंस को कम ज्यादा किया जा सकता है। जस्ट लाइक जैसे अपन गाने के वॉल्यूम को कम ज्यादा करते हैं। जैसे इमेजिन कि हमारे पास वॉल्यूम कंट्रोल का कुछ होता ही नहीं, तो फिर कैसा लगता है? हर बार एक ही वॉइस, एक ही लाउडनेस में गाना बजता रहता। हमको कभी कम करना है गाने को तो हम कर ही नहीं पाते, कभी साउंड बढ़ाना है तो बढ़ा नहीं पाते। तो वो जो नॉब्स होते हैं ना, जिसको घुमा के आप आवाज कम ज्यादा करते हो, एक्चुअली दोज आर काइंड ऑफ वेरिएबल रजिस्टर। आप रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके साउंड की इंटेंसिटी को, लाउडनेस को कम ज्यादा करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपके स्पीकर, माइक, इनमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना। आप जब माइक यूज करते हो तो आप लोग पढ़ते थे नाइन्थ में कि जब आप माइक यूज करते हो तो साउंड एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड स्पीकर्स में यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होकर बाहर आती है। आया ना? माइक क्या करता है? साउंड को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, करंट की फॉर्म में दौड़ाएगा वायर में, और स्पीकर्स क्या करेगा? उस करंट को, उस इलेक्ट्रिक करंट को वापस से साउंड में कन्वर्ट करेगा। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अल्टीमेटली जब आप नॉब्स यूज करके वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो, दोज आर एक्चुअली वेरिएबल रेजिस्टर्स। है क्लियर? तो वेरिएबल रेजिस्टर्स आर द वन whose resistance can be varied. Varied समझते हो ना? वेरिएबल मतलब समझते हो ना जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, पर कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। मैथ्स में पढ़ते होंगे ना आप लोग, एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, टू इज अ कांस्टेंट, नहीं है ना? तो टू की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो क्या? टू की वैल्यू टू के अलावा कुछ और हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वो टू है तो वो टू ही रहेगा, कहीं भी जाओ वो टू ही रहेगा। बट एक्स का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो बार बार। मैं एक्स का वैल्यू 5 रख दूंगा, आप 10 रख दो, आप 12 रख दो, आप 15 रख दो, आप 20 रख दो। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? है ना क्लियर? तो वेरिएबल रेजिस्टर्स का मतलब है दे आर द रेजिस्टर्स हुज रेजिस्टेंस कैन बी वेरीड। आप उसके रेजिस्टेंस को वेरी करके, कम ज्यादा करके करंट की वैल्यू को ज्यादा कम कर सकते हैं। देखो मैं एक में कम ज्यादा बोला और दूसरे में ज्यादा कम बोला, ऐसा क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा। इसलिए रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर रहे हो तो करंट ज्यादा कम कर पाएंगे रेस्पेक्टिवली। समझ रहे हैं? Am I clear? ठीक है? तो वेरिएबल रेजिस्टर का एक सिंबल बनाना, रेजिस्टर तो रहेगा पर साथ में एक एरो बना देते हैं। दिस एरो शोज वेरिएबिलिटी। ठीक है? यही काम ना एक और आपका डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसका नाम है रियोस्टैट। वो भी यही काम करता है। रियोस्टैट वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है आपके सर्किट में। इस टाइप का कुछ डिवाइस होता है। ये जो, ये आप देख रहे हो, ये वाला जो ऊपर पार्ट लगा है ब्लैक कलर का, ये मूवेबल होता है। आप इसको मूव करके रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हो अपने सर्किट में। आप इस रियोस्टैट को अपने सर्किट में लगा दो और फिर आप इसको पकड़ के, ये इंसुलेटर होता है ब्लैक कलर का जो लगा है वो प्लास्टिक है, आप उसको टच कर सकते हो, करंट नहीं लगेगा। तो उसको पकड़ के आप आगे पीछे करोगे ना तो रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा। क्लियर है? तो रियोस्टैट भी एक तरह का आपका वेरिएबल रजिस्टर ही होगा। ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट लिखना रियोस्टैट। रियोस्टैट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एरो से। ये वही ब्लैक कलर का चीज है जिसको अपन मूव कर सकते हैं, तो आप इसको पकड़ के ऐसे मूव कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सिंबल सर्किट में दिखाने के लिए हम रियोस्टैट के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लिखा प्लग की और स्विच। प्लग की और स्विच, प्लग की और स्विच। स्विच तो सब जानते हैं ना, बटन जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कब हमें करंट देना है, कब हमें करंट नहीं दे रहा है। अगर वो नहीं लगाओगे तो हमेशा करंट जाते रहेगा, वेस्टेज ऑफ एनर्जी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रॉपर वेस्टेज हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो स्विच होना बहुत जरूरी है इसलिए आपके सर्किट में, कि आप जब उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उसको क्लोज कर दीजिए, स्विच को निकाल दीजिए, तो आपका करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, आपका डिवाइस बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? ओके, तो ये कुछ ऐसा होता है, जैसे ये सर्किट है आपका पूरा, ये वायर है ना? वायर के बीच में हम ऐसा कुछ बना के यहाँ अगर डॉट लगा दिए मतलब कनेक्टेड है, और अगर ये डॉट नहीं रहा मतलब ये सर्किट ओपन है। एक्चुअली कुछ ऐसा होता है कि आप वायर्स के बीच में गैप छोड़ देते हो, इतना गैप छोड़ दिए, अब ये प्लग की ना किस टाइप की रहती है, ध्यान देना, जैसे हमारी नॉर्मल चाबियां होती है ना, उस टाइप की शेप की होगी, ऊपर उसके कुछ इस टाइप का ब्लैक कलर का इंसुलेटर होगा जिसको आप पकड़ के उसको इस होल में इंसर्ट कर सकते हो या उस होल से बाहर निकाल सकते हो। होल इज बेसिकली अ ओपन एरिया, समझ रहे हैं? जहां पे आप अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल घुसा दिए तो वो पाथ को कंप्लीट कर देगा। अभी जैसे ये प्लास्टिक है, अगर मैंने इसको यहाँ रखा तो ये करंट फ्लो होने नहीं देगा, क्योंकि ये जो था ये प्लास्टिक मटेरियल था ना, तो प्लास्टिक तो सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आई वॉन्ट अ कंडक्टिंग मटेरियल इन दिस स्पेस, समझ रहे हैं? तो वो चाबी के शेप में रहेगा और यहाँ पे उसका एक मेटल पीस होगा, जो लंबा देखा ना, ये मेटल पीस है, ये वो ब्लैक कलर का इंसुलेटर है जिसको आप पकड़ के उसको अंदर ऐसे फिक्स कर दो। आपने जैसे ही उसको वहां डाला सर्किट कंप्लीट हो गया, उतनी ही जगह बची थी जितना इसका विड्थ। आपको समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसको कहते हैं प्लग, ठीक है? तो अगर यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, डॉट नहीं लगा है, मतलब कि वो प्लग की ओपन है। एक चेयर यहीं पे लगा, अंदर आके तो गेट बंद कर। ठीक है, तो अभी इस प्लग की कौन क्या बोलेंगे? ओपन। ये क्या है? ओपन। ओपन मतलब कि ये नहीं कि लाइट ओपन है, ऐसा नहीं। ओपन हम सर्किट के रेस्पेक्ट में बोलते हैं कि सर्किट अभी खुला हुआ है, ओपन है। और जैसे ही आपने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया सिंबल में, इसका मतलब माना जाएगा कि अब वहां पे प्लग को फंसा दिया गया। इसका मतलब सर्किट अब हो गया आपका कंप्लीट, क्लोज्ड। तो क्या बोलेंगे अपन सर्किट को? क्लोज। क्लोज का मतलब कि बंद कर दिया लाइट। लाइट को इससे मत जोड़ना, समझ रहे हो? कि क्लोज का हिंदी मीनिंग होता है बंद करना और ओपन का मतलब होता है चालू करना। तो लाइट चालू तो ओपन सर्किट, ऐसा नहीं। लाइट चालू तो क्लोज सर्किट, लाइट बंद ओपन सर्किट। समझ रहे हैं? इस चीज को उससे रिलेट मत करना, ये बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप अपने सर्किट को देखो कि वो ओपन है, खुला है कहीं से, कि वो सर्किट पूरे तरीके से हर जगह से बंद है, क्लोज। अगर क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगा और ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये प्लग की और स्विच बना लो, ठीक है? यहाँ पे लिख लेना क्लोज ब्रैकेट में, और यहाँ पे डॉट जरूर लगाना, ठीक है? और फिर ऐसे ही एक प्लग की और बनाना, 10th नंबर में एक और प्लग की लिख लो, और अब इसको अपन ओपन रखेंगे, ओपन, ठीक है? और इसको दिखाने का तरीका क्या रहेगा? क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक डॉट है बस, वो एक डॉट पूरा सर्किट का मतलब बदल सकती है, राइट? अगर वो डॉट है तो सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो करेगा, आपका डिवाइस चालू हो जाएगा। और अगर वो डॉट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, सर्किट ओपन है, आपका लोड काम नहीं करेगा। क्लियर है सबको? कई बार हम स्विच को ना ऐसे भी दिखाते हैं, इसको पुश स्विच बोलते हैं। आप यहां से इसको धक्का दे दें, नीचे गिर जाएगा, समझ रहे हो? अभी ऐसे खड़ा है ना, आप उसको धक्का दे रहे तो नीचे गिर जाएगा, तो जैसे ही नीचे गिरेगा उसको पकड़ लेगा, सर्किट कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो? और इसको ऐसा दिखा देते हैं, ऐसा एरो करके, कि ये ऐसे बंद होगा। समझ रहे हैं? वो एरो क्या शो कर रहा है कि दिस स्विच इज क्लोज्ड इन दिस डायरेक्शन। मैं क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसको लिखो टैपिंग की, टैप करके, पुश नहीं करेंगे हम, पुश तो एक नॉर्मल सी भाषा होगी। तो टैपिंग की, अगला टैपिंग
की, इसको ऐसे बना देना, टैपिंग की को समझ गए ना इसका मतलब। तो ओपन दिखाना होगा तो ये ओपन ही रहने देना, और क्लोज दिखाना होगा तो आप दोनों को क्लोज करके दोनों में से डॉट लगा देना ऐसे जैसे। समझ पा रहे दोनों का मतलब, ऊपर वाला ओपन है, नीचे वाला क्लोज। बना लो दोनों, ये ओपन है, ये क्लोज। ठीक है, आगे बढ़े। कितना हो गया? 11। नेक्स्ट 12, अगला 12 लिखना। एमीटर, 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 एमीटर अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे ना। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट। एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं, आपके सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको दिखाने का तरीका होता है ऐसे, हम अपने सर्किट में इसको शो करते हैं। ठीक है, अरे नहीं, ठीक है, चलो इसको बना लो। एमीटर ऐसी वोल्ट मीटर हो जाएगा। हम बार बार वो वोल्ट मीटर का डायग्राम थोड़ा बनाएंगे ऐसे, नॉब बना रहे हैं, वो उसका स्क्रीन बना रहे हैं, काउंटर बना रहे हैं। ठीक है, तो टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी इसलिए तो स्टैंडर्ड सिंबल्स बनाए गए अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, मैं जब आप सर्किट बनाएंगे ना तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी बस पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बना लो। ठीक है, बाकी जब कनेक्शन करेंगे तो बताऊंगा आप लोग की पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाना है। जनरली ऐसे ही कनेक्टेड होता है ये, पॉजिटिव से ऐसे। करंट यहाँ से आ रहा है। रिले, रिले तो स्विच ही हो गया, रिले तो स्विच ही है। तो उसको स्विच ही दिखाएंगे, अगर आप अपने सर्किट में बना रहे हो तो उसको स्विच ही दिखाओगे। बट ये कि वो 3 पिन का स्विच होता है तो अपन उसके लिए कुछ इस टाइप का 3 पिन बनाते हैं कि वो यहाँ रहता है जब ओपन रहता है, और जब वो यहाँ आके टच कर देगा तो वो क्लोज हो जाता है। तो आवाज आती है ना टच करके उसको, वो इसी की आती है कि ये यहाँ से टच करता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट, अगला गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर अगला इंस्ट्रूमेंट है आपका, गैल्वेनोमीटर। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। देखो ये कई बार ऐसा होता है कि आपके सर्किट में बहुत कम करंट फ्लो कर रहा है, तो एमीटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। बट गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो थोड़े से करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है, उसका पॉइंटर मूव होने लगता है। समझ में आ रही बात? तो है ये वोल्ट एमीटर जैसा ही, वोल्ट मीटर जैसा ही है, बट एकदम स्मॉल करंट के लिए हो सकता है आपका एमीटर डिफ्लेक्ट ना करे, बट गैल्वेनोमीटर उस स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट करके डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इसके लिए अपन बस ऐसा फिलामेंट बना देते हैं, दिस इज अ फिलामेंट। बल्ब में मेन चीज क्या है? फिलामेंट ही तो है। बल्ब का फिलामेंट विच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। तुमने कभी टंगस्टन, टंगस्टन एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए हम फिलामेंट के लिए टंगस्टन को यूज करते हैं ताकि ये जल्दी से पिघले ना। ये पिघल गया ना तो आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। आपको पता है बल्ब फ्यूज हो गया है, एक्चुअली में उसका फिलामेंट टूट जाता है। क्लियर? ठीक है, वो तब होता है जब बहुत ज्यादा करंट पास हो जाए और आपका बल्ब बहुत देर तक जल रहा है, तो धीरे धीरे उसका हीट बढ़ते जाएगा ना, एक पॉइंट ऐसा पहुंचेगा जहां उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाएगा टंगस्टन का, तो अपने आप वो मेल्ट हो जाएगा, और जहां वो मेल्ट हुआ सर्किट ओपन हो जाएगा आपका। क्लियर है? लास्ट, फ्यूज, 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 FUSE, फ्यूज। इसको हम ऐसे बनाएंगे, देखना। ये जो चीज दिख रही है ना, ये फ्यूज।
अगेन फ्यूज का काम क्या होता है? उड़ने का। फ्यूज उड़ गया बोलते हैं ना। ये सस्ता आता है एक्चुअली, ये 2-4-5 रुपए का आता है, ये उड़ जाएगा चलेगा, समझ रहे? पर मेरा डिवाइस जो हजारों का है, अगर वो खराब हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा ना, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, समझ रहे? ये 5 रुपए का फ्यूज अगर डिवाइस के पहले लगा दिया जाए, ये मत बनाना, ये आपका डिवाइस है जिसको 5 एम्पियर करंट चाहिए, ध्यान से समझना, ये आपका डिवाइस है जिसको 5 एम्पियर करंट चाहिए। कई बार होता है घर में ना अचानक से वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ट्रांसफार्मर से ही होता है वो, ट्रांसफार्मर या आपके घर के सामने जो भी पोल लगा होगा वहां से कई बार करंट एक्स्ट्रा आ जाता है, ज्यादा आ जाता है, तो ये आपके घर में घुस जाता है। इसलिए हम आजकल घरों के बाहर वो एमसीबी अगर लगाते हैं ना, कि अगर एक्सेस करंट आएगा तो वो एमसीबी अपने आप गिर जाता है, ठीक है? कभी क्ले का बना हुआ रहता है वो, एमसीबी बोलते हैं उसको, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वो क्या कर रहा है? सर्किट को ब्रेक कर रहा है ना, ताकि आपके डिवाइसेस, वो एक्सेस करंट अगर अंदर चला जाए ना घर के, तो आपके डिवाइसेस को खराब कर सकता है। मान लो कि ये स्क्रीन को ही अगर 10 एम्पियर या 15 एम्पियर करंट चाहिए और बाहर से 20 एम्पियर करंट आ गया, फॉर एग्जाम्पल, ऐसी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये स्क्रीन उड़ जाएगी, खराब हो जाएगा पूरा डिवाइस, क्योंकि उसको उतने करंट के लिए बनाया ही नहीं गया। तो हम क्या कर सकते हैं? उस डिवाइस के पहले एक फ्यूज लगा दें, वो फ्यूज देखेगा कि अगर करंट एक्सेस आ रहा होगा ना, तो वो फ्यूज टूट जाए, ताकि करंट आगे ना बढ़ पाए। ये भी एक तरह का वायर ही है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जैसे ही रीच करेगा ये भी मेल्ट हो जाएगा और बीच का गैप तक जाएगा, तो करंट आगे बढ़ नहीं पाएगा, डिवाइस तक वो एक्सेस करंट 6 एम्पियर करंट यहां तक पहुंच नहीं पाएगा। आपने फ्यूज भी 5 एम्पियर का लगाया होगा। 5 एम्पियर का फ्यूज का मतलब क्या है? कि वो करंट 5 एम्पियर तक ही झेल पाएगा, उसके बाद वो फ्यूज उड़ जाएगा। तो अगर जैसी 6 एम्पियर करंट आएगा ये फ्यूज उड़ जाएगा, ये 6 एम्पियर यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐसा करके हमने अपने डिवाइस को बचा लिया। भले वो 5 रुपए का फ्यूज खराब हो जाएगा, एक बार वो वायर टूट जाएगा तो फिर आप नया फ्यूज लेके आते हो। आजकल हम फ्यूज ना यूज करके क्या यूज करते हैं? एमसीबी। एमसीबी नीचे गिर गया, आप उसको उठा सकते हो वापस से। वो करंट कुछ समय के लिए रहता है, एक्सेस करंट, कई बार ऐसा फ्लक्चुएशन होती है ना, जिसके कारण कुछ समय के लिए ही करंट बढ़ता है और उसको आपका एमसीबी डिटेक्ट करके गिर जाता है। फिर आपको लगता है कि आप थोड़ा स्टेबल हो गया है करंट, तो आप थोड़ी देर बाद एमसीबी को उठा देते हो, तो वापस सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है। तब इसका नाम सर्किट ब्रेकर है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, ठीक है? आजकल ऐसा रहता है कि एक बड़ा सा रहता है जो आपके पूरे घर को ही बंद कर देगा, लाइट सारी, और छोटे छोटे भी होते हैं, सिंगल सिंगल, है ना? ठीक है, वो दिख रहा होगा वहां पर, एक छोटे छोटे हैं और सबसे लास्ट में एक बड़ा वाला, ठीक है? ये बंद कर दूंगा पूरा कोचिंग का लाइट बंद होता है, ठीक है? और बाकी जो छोटे छोटे हैं ना, ये एक इस रूम का है, एक इस रूम का है, एक ऊपर छत में जो लाइट्स लगी है उसका है, उसको गिराते जाऊंगा वो लाइट्स बंद हो जाएंगी। एक तरह का स्विच है ये, है ना? बट ये वाले स्विच और इस वाले स्विच में अंतर है। ये वाला स्विच एक्सेस करंट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बट ये वाला जो स्विच है ना, ये एक्सेस करंट डिटेक्ट करके अपने आप गिर जाएगा नीचे, और वो जैसे नीचे गिरेगा लाइट बंद हो जाएगी, मतलब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, ताकि वो एक्सेस करंट आपके डिवाइसेस तक ना आए। समझ रहे हैं? ओके, तो ये आपका फ्यूज का काम होता है, ठीक है? इसका सिंबल, सर इसका मैकेनिज्म फ्यूज से डिफरेंस कैसे होगा? डिफरेंट बस इसलिए है कि इसको आपको बार बार रिप्लेस नहीं करना पड़ता, एक बार गिर गया तो हम नया थोड़ा लगाते हैं, उठा लोगे तो वापस से वैसे ही हो जाएगा। नहीं, उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? ये तो टूट जाएगा। हाँ, वो गिर जाएगा, अल्टीमेटली दोनों सर्किट को ही ब्रेक कर रहे हैं। ये टूट के वो गिर गया तो उठा सकते हो, टूट गया तो नहीं जोड़ सकते, तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा मुझे नया। समझ रहे हैं? उसको तभी रिप्लेस करना पड़ेगा जब वो उठना गिरते समय ना उसकी पीठ अकड़ जाए, तब फिर नया लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि आप उसको बार बार उठा रहे हो फिर से वो नीचे गिर जाएगा, फिर उठा रहे हो फिर से नीचे। कभी ऐसा हो सकता है ना कि एकदम ज्यादा हैवी करंट में अंदर का जो मटेरियल है वो गल जाए, और अगर वो गल गया, मेल्ट हो गया, तो फिर वो नीचे गिर गया तो वो उठ नहीं पाएगा, तब फिर हम उसको रिप्लेस ही करते हैं। मतलब अंदर यूज क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ऐसे तो पूरा सेरेमिक का ही ना, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी ना, तभी तो उसको करंट को अंदर मैग्नेट भी होगा अंदर, ठीक है? चलो, क्लियर है सारे सिंबल्स? ठीक है, एक बेसिक सा सर्किट बना रहा हूं मैं। एक बेसिक सा सर्किट में क्या क्या होना जरूरी है, जिसके बिना सर्किट नहीं बन सकता, वो है सबसे पहले आपका सोर्स। सोर्स के बिना आप करंट फ्लो करा सकते हो क्या? सोर्स तो चाहिए, या तो सेल या तो बैटरी। ये जो मैंने बनाया ये क्या बना है? बैटरी।
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, एक एक क्या है, सेल सेल सेल, तीनों कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, बैटरी। क्लियर है? ये जो लगे हैं क्या लगे हैं, वायर्स, क्या लगे हैं, कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, अब ये वायर गए यहाँ पे, यहाँ एक लगा दूंगा प्लग की। ठीक है, फिर एक रेजिस्टर भी लगा देते हैं। ठीक है, एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अलोंग में एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा जो वोल्ट मेजर करेगा। मैं बताऊंगा कि इसको मैंने ऐसा ही क्यों लगाया है, मैंने यहां क्यों नहीं लगाया। ठीक है, और इधर एक एमीटर लगा दूंगा। दिख रहा है सर्किट? हाँ, इसको बना लो, एक बेसिक सा सर्किट। देखो, अगर ये बैटरी है ना तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो एम्पियर का पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, फिर ये आपका प्लग की है, इसको बंद कर देंगे। ये आपका रेजिस्टर है आर, ये आपका लोड बल्ब। मैंने एक बेसिक सा सर्किट बनाया है। ठीक है, अभी प्लग की क्लोज है ना, बल्ब जो करेगा। कई बार एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको चार नीचे ऐसे सर्किट बना के दे देगा, एक में ये प्लग की बंद रहेगी, एक में ओपन रहेगी, दूसरा कौन से में बल्ब जलेगा। समझ में आ रही बात? आपको बस यही देखना है कि सर्किट कौन सा कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट फ्लो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, एंड दिस डॉट शोज कि आपका सर्किट कंप्लीट है, और अगर ये डॉट नहीं होगा तो हम ऐसा बस बना के छोड़ देंगे, इसका मतलब सर्किट ओपन, करंट विल नॉट फ्लो। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं लाइक दिस, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आई करंट। ठीक है, ओके। चलो, हमने जो तीन फॉर्मूले पढ़ लिए ना, एक क्या पढ़े, Q इज इक्वल्स टू एन ई, एक पढ़े हैं V इज इक्वल्स टू W बाई Q, और तीसरा पढ़े हैं I इज इक्वल्स टू Q बाई T। ये तीन फॉर्मूले पढ़े ना, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, उसको सॉल्व करेंगे सभी। कितना है क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो नए आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, वो ये तीनों फॉर्मूले लिख लो, क्योंकि यही तीनों फॉर्मूले से क्वेश्चन पढ़ने वाला है, समझाऊंगा बाकी। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of, the filament of an electric bulb draws a current of 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। क्या समझ में आया क्या लिखे, एक बल्ब लगाया हमने, वो आपकी सर्किट में कितना करंट ले रहा है, 0.4 एम्पियर। ठीक है, चलने के लिए। ओके, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, calculate the amount of charge flowing, calculate the amount of charge flowing through the filament, through the filament, calculate the amount of charge flowing through the filament if the bulb glows for 2 hours, if the bulb glows for 2 hours. Full stop. Also calculate the number of electrons passed. Also calculate the number of electrons passed. थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन रीड करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रीड करो। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, है ना। क्या क्या दिया है, एक बल्ब है जिसमें इतना करंट फ्लो कर रहा है 0.4 एम्पियर, कितने समय के लिए, 2 आवर्स, यानी कितना सेकेंड्स,
7200 सेकेंड्स होगा। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे ना टाइम को, ऐसा ना आर से बना लेंगे। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर इज चार कूलम पर सेकेंड, नॉट कूलम पर आर। एम्पियर क्या होता है? कूलम पर सेकेंड। तो इसलिए टाइम को आर से सेकेंड में कन्वर्ट करना जरूरी है। एम आई क्लियर? हाँ, ओके। यही तो डेटा गिवन है ना, और कुछ गिवन है क्या? करंट है, इतने देर में फ्लो कर रहा है। आपको दो चीजें निकालनी है। एक निकालना है कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, और दूसरा निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो चीजें निकालनी है। आया ना? ठीक। आप लोगों को क्वेश्चन का सिचुएशन समझ में आ गया? एक सर्किट है जिसमें एक बल्ब लगा है, फिलामेंट लगा है बल्ब का, ठीक है, और वो 0.4 एम्पियर करंट ले रहा है सर्किट से। ध्यान रहेगा, 0.4 एम्पियर करंट आपका वो सर्किट से ले रहा है। 2 घंटे तक बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब कुछ चार्ज फ्लो कर रहा होगा ना 2 घंटों तक। करंट क्या होता है? इट इज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अगर चार्ज फ्लो करना बंद कर जाएगा तो करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा। आया ना? तो करंट इज नथिंग बट द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। I is equals to Q by T. I is equals to Q by T. Current is charge flowing per unit time. क्लियर है ये फॉर्मूला? हमको यहाँ पे दो चीजें गिवन है, करंट गिवन है कितना, और टाइम गिवन है कितना। तो चार्ज निकल जाएगा, बता दो जल्दी से। हाँ, 2800 यूनिट कूलम। ये सबको समझ में आया क्या एवरीवन? एक अभी एक पार्ट हुआ हमारा। हाँ, आप लोग मैं तो इतनी बोला 2880 कूलम चार्ज पास हो रहा है बल्ब से। एम आई क्लियर? यहाँ से समझ में आया सबको? ठीक है। नाउ दूसरा चीज क्या निकालना है हमको? कितने इलेक्ट्रॉन पास हो। चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और हमारे पास तो चार्ज इतना सारा है, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे? जस्ट इमेजिन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये तो बहुत छोटा चार्ज है ना ये, एक इलेक्ट्रॉन का। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब मिलके आएंगे ना, तब वो इतना चार्ज बनाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है अपना? Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। तो N इज इक्वल्स टू Q बाय E। Q क्या है? 2880, एंड E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करना है। जो कर रहे हैं समझ में आ रहा है सबको? पहले करंट दिया था, टाइम दिया था, उससे चार्ज निकाले, अब चार्ज की हेल्प से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले। आप करो इसको और भी सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसको डिवाइड भी करोगे। पहले करो पीछे। क्या लेंगे ना, पावर पॉजिटिव है। N is equals to 2880 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, ओके। अब ये वाला पॉइंट हटाने के लिए आप 10 से डिवाइड करोगे, ऊपर जाएगा तो 20 हो जाएगा। 2 ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। हाँ, 180 हो रहा है ना, पक्का डिवाइड। 180 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1.8 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों सही है। ये मैंने 2 जीरो कम कर दिया ना, मैंने यहां पॉइंट लगा दिया। अभी पॉइंट यहां था,
अब पॉइंट को दो जगह खिसका दिया तो यहाँ 2 से पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। वरना ये भी सही है, ऊपर जो लिखा है वो भी सही है, ठीक है। कहा है माइनस, ये तो ये नीचे था तो माइनस था ना, ऊपर गया था प्लस, प्लस हो जाएगा। 10 पावर नीचे -19 था, और जब वो ऊपर न्यूमरेटर में गया तो वो +19 हो गया, ठीक है। पहले ये पार्ट किया ना आप लोग सब, इसके बाद फिर ये करना है, और इसके बाद फिर वो बात करना करता है। नेक्स्ट स्लाइड, समझ रहे हो क्या? इसका मतलब बल्ब में उतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं तब जाके 0.4 एम्पियर करंट बन रहा है। मैं क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे। ओके सबका ये, तो एक पार्ट का आंसर ये है चार्ज, और दूसरे पार्ट का आंसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये रहा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, calculate the work done in moving a charge of 2 coulomb, calculate the work done in moving a charge of 2 coulomb through a potential difference of 5 volt, through a potential difference of 5 volt, through a potential difference of 5 volt। क्या क्या दिया हुआ है? 2 डेटा दिया आपको, एक दिया है चार्ज, कितना है 2 कूलम, चार्ज इज इन कूलम, ठीक है। और दूसरा आपको दिया है पोटेंशियल डिफरेंस V 5 वोल्ट, और निकालने क्या बोला है? वर्क। ये 3 चीजें रीड करके, हाँ क्लियर है सबको? अब हमारा फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये तीसरा फॉर्मूला था। इसके पहले के 2 फॉर्मूले हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में यूज कर लिए हैं, I इज इक्वल्स टू Q बाय T वाला यूज किए, एंड Q इज इक्वल्स टू N इंटू E वाला यूज किए, समझ रहे हो? अब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, क्लियर है? हाँ, तो वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? V इंटू Q होगा, इसी से तो आया ना ये, कोई नया फॉर्मूला थोड़ा लिखा है। एवरीवन क्लियर है ये? तो V आपका हो जाएगा 5 एंड चार्ज हो जाएगा 2, कितना आया? 10 वोल्ट बोला था कि किसी ने 10 जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। क्लियर है? बना लो उसको। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स pass through a wire, how many electrons pass through a wire in 1 minute, in 1 minute, if the current passing through the wire is, if the current passing through the wire is 200 milliampere, 200 milliampere। मैंने बताया ना लास्ट क्लास में कि करंट का एक छोटा यूनिट मिली एम्पियर भी हो सकता है। अगर करंट कम होगा तो अपन उसको मिली एम्पियर से बताएंगे, मिली का मतलब होगा 10⁻³ क्या कह दिया क्वेश्चन में, ध्यान देना। आपको करंट दिया है 200, ऐसे डिनोट करते हैं मिली एम्पियर, स्मॉल m कैपिटल ए, एम्पियर तो कैपिटल ए ही होगा ना, और मिली के लिए अपन यूज करते हैं स्मॉल m, मिलीमीटर सुने होगा,
तो भी स्मॉल एम लिखते हैं ना 2 बार, मिलीमीटर, तो मिली का मतलब ही होता है 10⁻³ 0.001, ये होता है 1 मिलीमीटर का मतलब। समझ पा रहे क्या लिखा मैं? 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 0.001 मीटर्स। इसी को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब होता है। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे आप 1/10 को 0.1 लिखते हो ना, ये तो पता है सबको, और आप इसको 10 को ऊपर ले जाओगे तो पावर -1 हो जाएगा। अभी कुछ नहीं तो पावर 1 है ना 10 का, आप ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। फिर अगर आपके पास नीचे 100 है तो आप इसको क्या लिखते हो? 0.01 लिखते हो, और 100 मतलब क्या? 10², और ऊपर जाएगा तो 10⁻²। फॉलो कर रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? वैसे ही अगर 1/1000 है तो इसको आप क्या लिखोगे? 0.001, और यहां आ जाएगा 10⁻²। क्लियर है? ये सबका मतलब एक ही होता है, these all three are same। आप 10⁻³ लिखो या 1/1000 लिखो या उसको 0.001 लिखो, all are one and the same। है ना क्लियर? ओके, चलो बैक टू आवर क्वेश्चन। करंट दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर, तो उसको अपन 10⁻³ एम्पियर लिख लेंगे। हाँ, तो डायरेक्ट 0. हाँ लिख सकते हैं, मैं बोला तो तीनों एक ही जैसे चीजें। 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर लिख सकता हूँ ऐसा। हाँ, और क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, कितना दिया है? 1 मिनट बोला है ना। हाँ, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। क्लियर है आपका? है ना? पर निकालने क्या बोला है आपको? अगर एक वायर से, ध्यान से सुनना, अगर एक वायर से 1 मिनट तक 200 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 1 मिनट तक, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं? देखो सब चीजें कनेक्टेड है। चार्ज के फ्लो से करंट फ्लो होता है, और वो चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी करंट फ्लो करेगा ना। तो करंट फ्लो करने का मतलब ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो आपको करंट दे दिया, इलेक्ट्रॉन पूछा है, कभी इलेक्ट्रॉन दे देगा, करंट निकालने बोलेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, आप टोटल चार्ज निकाल लो, चार्ज बाय टाइम कर दो, करंट आ जाएगा। अभी दोनों क्वेश्चन में करंट दिया था, चार्ज पूछ रहा है। क्लियर? ठीक है, तो 200 मिली एम्पियर आपको करंट हो गया, टाइम इतना हो गया। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है? स्टिक टू द बेसिक। क्या है बेसिक? आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, ये तो पता है सबको। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, और क्यू क्या होता है? एनी। क्यू एनी होता है ना। क्यू इज द टोटल चार्ज, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ई इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन करूंगा तब तो टोटल चार्ज आएगा ना। अगर मेरे पास 50 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 50 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई करूंगा तब तो मेरे पास टोटल चार्ज आएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास, आप सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सबको ऐड करूंगा तब तो टोटल चार्ज आएगा ना। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो टोटल मेरे पास 3 2 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, या मैं सबको ऐड कर दूं, ठीक है? मतलब आपको आप 5 को 6 बार ऐड करो या 6 इंटू 5 कर दें, दोनों का आंसर 30 होगा ना। आप 5 को 6 बार ऐड करो या 5 इंटू 6 कर दो, दोनों एक ही चीज है, 30। ठीक है, क्लियर है? एन इंटू ई निकालना क्या है? एन। तो एन इज इक्वल्स टू आई टी अपॉन ई। तो 7.5. ये क्लियर है सबको? एन इज इक्वल्स टू आई टी अपॉन ई। अब करंट कितना है? 200 मिली एम्पियर, ये रहा करंट, राइट। टाइम कितना है? 60 सेकेंड्स। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻9। क्लियर है सबको ये? बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 10 के पावर्स को एक साथ लेके चले जाते हैं, है ना? क्या ये सभी तो 10 के पावर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं ना। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ध्यान देना इस स्टेप को। इसको मैं 2 लिख दिया, इसको 6 लिख दिया, बाकी 10 का पावर इसका 2
और इसका 1 मिला के 3, और पहले से 10⁻³ है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। एक 10⁻³ और एक 10⁻³ दोनों कैंसिल, नीचे क्या है -90। यहां तक क्लियर है? इसको ऊपर सॉल्व करना, यहां देखना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, पावर्स ऐड हो जाते हैं ना, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो 10⁻³ -3 0, 10⁻0 1। क्लियर है यहां तक? 2 × 6 12 अपॉन 1.6 × 10⁻90, इसको ऊपर लेके चला गया। यहां तक ठीक है? बस को सॉल्व करना है, ये पावर को भी, ये पॉइंट को भी हटा दो, तो ये आपका हो जाएगा 12/16 × 10⁻20। ये भी ठीक है? 16/10 करूंगा, 10 उचक के ऊपर जाएगा तो 90 20 हो जाएगा। क्लियर है? 7.5 अब इसको सॉल्व करना है, 7.5 आएगा। 0.75 ये आपका 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, सॉल्व करेंगे तो 0.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसे आप बोल रहे हो 7.5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों सही है। ठीक है, पर ज्यादा सही ये होता है, इसलिए मैं पिछले बार में भी ऐसे ही कन्वर्ट किया था नंबर, ध्यान दिए 1.8 लिखा था, ना कि 180। है क्लियर? हाँ ओके। इसके ऐसे 1-2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, वो 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करना। यही 3 फॉर्मूले से बनेंगे। क्या क्या फॉर्मूला था? I is equals to Q/T, Q is equals to Ne, and V is equals to W/Q. फॉर्मूला नंबर 1, फिर Q is equals to Ne, फॉर्मूला नंबर 2, एंड दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो ये 3 फॉर्मूले के बेसिस पर अगर आपसे क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्लास में हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ओम्स लॉ, तो नेक्स्ट क्लास कोई मिस मत करना ओम्स लॉ की, स्टडी ओम्स लॉ। और रेजिस्टेंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ लिया रेजिस्टर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, बट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।